नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं डॉक्टर विनय दुबे, माध्यमिक शिक्षक, शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मार्तंड क्रमांक 1 रीवा। आज हम जो विषय पढ़ने चल रहे हैं वह है कक्षा 9वीं का विज्ञान, अध्याय 3, शीर्षक परमाणु एवं अणु, और उसका पुनरावृत्ति भाग 2। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज की इस कक्षा में हम अध्ययन करेंगे अध्याय 3, परमाणु एवं अणु के अभ्यास और पुनरावृत्ति के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर। तो आइए प्रारंभ करते हैं हम आज की अपनी कक्षा, अपनी पढ़ाई इस पहले प्रश्न के साथ। परमाणु द्रव्यमान इकाई को परिभाषित कीजिए। महत्वपूर्ण प्रश्न है, कैसे लिखते हैं इसका उत्तर आइए जानें। हमारी हेडिंग है परमाणु द्रव्यमान इकाई। संक्षेप में इसको एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं और AMU से प्रदर्शित करते हैं। उत्तर होगा कार्बन के स्थायी समस्थानिक C12 कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग को मानक परमाणु द्रव्यमान इकाई या परमाणु द्रव्यमान मात्रक कहते हैं। कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान 1.9924 गुणे 10⁻23 ज्ञात किया गया है और इस द्रव्यमान का 1/12वां भाग होगा 1.660 गुणे 10⁻24 ग्राम, अर्थात 1 AMU बराबर 1.660 गुणे 10⁻24 ग्राम होता है। ठीक है, आ गई बात समझ में? तो चलें आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का कौन सा अभिगृहित द्रव्यमान के संरक्षण के नियम का परिणाम है? इसका उत्तर होगा डाल्टन परमाणु सिद्धांत का पहला अभिगृहित कुछ इस प्रकार था कि परमाणु पदार्थ के सूक्ष्मतम और अविभाज्य कण होते हैं जो किसी रासायनिक क्रिया में न तो सृजित होते हैं और न ही उनका विनाश होता है। दूसरे शब्दों में कहें कि परमाणु अविनाशी है, इसे न तो उत्पन्न किया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता है। यह अभिगृहित था डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का, जो द्रव्यमान के संरक्षण के नियम का परिणाम है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर आधारित था। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 है, निम्न यौगिकों के रासायनिक सूत्र लिखिए। सोडियम ऑक्साइड, जिसका उत्तर है Na2O। एल्यूमिनियम क्लोराइड, इसका सूत्र होता है AlCl3। तीसरा था सोडियम सल्फाइड, इसका सूत्र होता है Na2S। और चौथा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसका सूत्र होता है MgOH2। इस प्रकार इन चारों यौगिकों के रासायनिक सूत्र हो गए। इसी प्रकार और भी कुछ ग्रुप हमारी पुस्तक में हैं। हम सभी विद्यार्थी उन यौगिकों के सूत्रों को याद करेंगे, उनका अभ्यास रखेंगे कि इन चार के अलावा भी यदि कोई प्रश्न आता है तो हमसे बन जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। अगला प्रश्न, निम्नलिखित सूत्रों द्वारा प्रदर्शित यौगिकों के नाम लिखिए। हमारी कक्षा में ये दोनों तरह के प्रश्न अक्सर आते हैं। कुछ
यौगिकों का नाम दिया रहेगा सूत्र लिखने को, जैसा हमने इसके पहले वाला प्रश्न देखा। अब यौगिकों का सूत्र दिया है और उनका नाम लिखने को कहा है। पहला है Al2SO4 होल थ्राइस, CaCl2, K2SO4, KNO3, CaCO3। विद्यार्थियों, पहला यौगिक Al2SO4 होल थ्राइस यह एल्यूमिनियम सल्फेट है। CaCl2 को कैल्शियम क्लोराइड कहते हैं। K2SO4 पोटेशियम सल्फेट है। KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट है और CaCO3 जैसा आप सभी जानते हो कैल्शियम कार्बोनेट है। तो आइए देख लें हम इनका उत्तर। पहला एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल थ्राइस, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट और CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 5, बहुपरमाणुक आयन क्या होते हैं, उदाहरण दीजिए। परमाणुओं का वह समूह जिस पर नेट आवेश विद्यमान हो उसे बहुपरमाणुक आयन कहते हैं। जैसे अमोनियम आयन NH4 पॉजिटिव, सल्फेट आयन SO4 नेगेटिव आयन, कार्बोनेट CO3 नेगेटिव आयन, ये सभी बहुपरमाणुक आयन हैं। इसमें NH4 में नाइट्रोजन का 1 परमाणु, हाइड्रोजन के 4 परमाणु, SO4 में सल्फर का 1 और ऑक्सीजन के 4 परमाणु, कार्बोनेट में कार्बन का 1 और ऑक्सीजन के 3 परमाणु विद्यमान हैं। इन सभी को बहुपरमाणुक आयन या इनके अलावा भी इसी प्रकार के जो उदाहरण हैं वह सभी बहुपरमाणुक आयनों की श्रृंखला में गिने जाएंगे। उनका उदाहरण आप दे सकते हैं। अगला प्रश्न है, परमाणु से क्या समझते हो? जैसा हमारे चैप्टर का नाम ही है परमाणु और अणु, तो हम सभी को पता भी होना चाहिए कि परमाणु क्या है और अणु क्या है। तो आइए जानें परमाणु। किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जिसमें तत्व के सभी गुण विद्यमान होते हैं तथा जो तत्व की रचनात्मक इकाई होता है, परमाणु कहलाता है। जैसे हाइड्रोजन परमाणु H, नाइट्रोजन परमाणु N, ऑक्सीजन परमाणु O, सोडियम परमाणु Na और मैग्नीशियम परमाणु Mg इत्यादि। इसी को दूसरे शब्दों में कुछ इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है कि परमाणु पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है जो रासायनिक संयोग में भाग लेता है किंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। ठीक है, प्रश्न था परमाणु से क्या समझते हो? परमाणु पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है, किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण है जो रासायनिक संयोग में भाग लेता है किंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, अणु किसे कहते हैं? क्या उत्तर होगा? किसी तत्व का अथवा किसी यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है तथा जिसमें उस तत्व या यौगिक के संपूर्ण गुण विद्यमान होते हैं, अणु कहलाता है। पुनः देखिए, किसी तत्व या यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है तथा जिसमें उस तत्व के अथवा यौगिक के संपूर्ण गुण निहित रहते हैं, विद्यमान होते हैं, अणु कहलाता है। जैसे जल H2O, कार्बन डाइऑक्साइड अणु CO2, NH3 अमोनिया, C6H12O6 ग्लूकोज अणु। ये सभी यौगिकों के सूत्र हैं और प्रत्येक यौगिक के एक अणु को प्रदर्शित करते हैं। यदि किसी स्थान पर H2O लिखा है, इसका मतलब यह जल का एक अणु। CO2 का अर्थ कार्बन डाइऑक्साइड का एक अणु। NH3 लिखा हुआ है, वह अमोनिया के एक अणु को व्यक्त करता है। इसी प्रकार C6H12O6 लिखा है
तो वह ग्लूकोज के एक अणु को प्रदर्शित करता है। ये हुई हमारे अणु की परिभाषा और उनके उदाहरण। फिर अगला प्रश्न है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम लिखिए। ये महत्वपूर्ण है, हम सभी को अच्छे से याद होना चाहिए। इस नियम का प्रतिपादन लैवोजिए ने किया था, जिसके अनुसार उन्होंने बताया कि द्रव्य अविनाशी है, इसे न तो उत्पन्न किया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में कहा गया, किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सृजन किया जा सकता और न ही विनाश किया जा सकता है। अथवा इसे ही कह सकते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों का कुल द्रव्यमान सदैव क्रियाफलों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। हम जानते हैं अभिकारक यानी क्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ और क्रियाफल यानी क्रिया के पश्चात बनने वाले पदार्थ। यही कारण कुछ पुस्तकों में यह नियम कुछ इस प्रकार परिभाषित किया जाता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों अर्थात अभिकारकों का कुल द्रव्यमान क्रिया के पश्चात बने पदार्थों अर्थात क्रियाफलों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। तो नियम मूलतः यह है कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान अविनाशी है, इसे न तो सृजित किया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता है। यह हुआ द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसी नियम के सत्यापन के लिए लैंडोल्ट ने H आकार की ट्यूब लेकर कई अभिकारकों के साथ लगातार प्रयोग किया। अभिकारक बदल बदल कर जब H ट्यूब में भरकर उन्हें सील करके तौलते थे और क्रिया के पश्चात उसका वजन ज्ञात करते थे, तो पाया कि अभिक्रिया के पूर्व अभिकारकों का कुल द्रव्यमान क्रिया के पश्चात बने क्रियाफलों के कुल द्रव्यमान के बराबर ही मिलता है। तब उसकी पुष्टि हुई कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम सत्य है। रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान न तो उत्पन्न किया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न 9, स्थिर अनुपात के नियम से क्या समझते हो? रासायनिक संयोग का दूसरा नियम है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? स्थिर अनुपात का नियम। जोसेफ लुई प्राउस्ट ने प्रतिपादित किया। इस नियम को J.L. प्राउस्ट कहते हैं। इस नियम के अनुसार किसी भी यौगिक में अवयवी तत्व सदैव ही द्रव्यमानों के एक निश्चित अनुपात में विद्यमान होते हैं, चाहे वह यौगिक किसी भी स्रोत से लिया गया हो अथवा किसी भी प्रकार से निर्मित किया गया हो। ठीक है, नियम में परिवर्तन नहीं होगा। नियम एज इट इज लिखा जाता है कि किसी रासायनिक यौगिक में अवयवी तत्वों का भारीय अनुपात सदैव निश्चित रहता है, चाहे वह यौगिक किसी भी स्रोत या किसी भी विधि से प्राप्त किया गया हो। जैसे हम आप जानते हैं जल सूत्र होता है H2O। इसे हम अलग अलग स्रोतों से प्राप्त कर सकते हैं। नदी, कुआं, झील, झरना, पोखर, समुद्र और वर्षा इत्यादि स्थलों से हमें जल प्राप्त हो गया। इसके अलावा हम रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान भी उत्पन्न होने वाले जल को रासायनिक अभिक्रिया से प्राप्त कर सकते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की क्रिया उत्प्रेरक की उपस्थिति में उचित ताप पर करा करके भी जल बनाया जा सकता है, किंतु प्रत्येक विधि से प्राप्त जल का सूत्र H2O होगा और H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात 2:16 या सरल में 1:8 लिखा जाता है। इसी प्रकार लकड़ी, कागज, कोयला जलाकर कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करिए अथवा कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करके CO3 प्राप्त कीजिए या अन्य कार्बन और ऑक्सीजन की क्रिया से CO2 बनाएं।
किसी भी रासायनिक विधि से या किसी भी स्रोत से प्राप्त हुई कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का द्रव्यमान 12 और ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, एक का परमाणु द्रव्यमान 16, तो 2 परमाणुओं का द्रव्यमान कुल 16 दूना 32 होगा। इस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड जहां से भी प्राप्त करेंगे, किसी भी स्रोत से प्राप्त करेंगे, उसमें कार्बन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव 12:32 ही रहेगा, यह निश्चित होता है। यही कारण है कि जब यौगिक की परिभाषा लिखी जाती है, हम पढ़ते हैं, सभी लोग जानते होंगे कि यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलाने पर बनता है। और निश्चित अनुपात का अर्थ है कि यौगिक में अवयवी तत्व का द्रव्यमान अनुपात सदैव निश्चित होगा। यह हुआ हमारा स्थिर अनुपात का नियम। फिर चलें, अगला प्रश्न है, आणविक द्रव्यमान या अणुभार से क्या समझते हो? कैसे परिभाषित करेंगे हम आणविक द्रव्यमान को? आइए जानें। किसी पदार्थ के अणु में विद्यमान सभी संघटक परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग उस पदार्थ का आणविक द्रव्यमान या अणुभार कहलाता है। क्या समझ आई बात? किसी यौगिक में जितने अवयवी तत्व हैं उनके परमाणुओं की संख्या गिनेंगे और प्रत्येक तत्व के परमाणु द्रव्यमान में उपस्थित परमाणुओं की संख्या का गुणा करके सबको जोड़ेंगे तो हमें उस यौगिक का आणविक द्रव्यमान या अणुभार प्राप्त होगा। महत्वपूर्ण है, हमारी परीक्षा में इस तरह के प्रश्न आते हैं। जैसे देखिए, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, जिसमें एक परमाणु पोटेशियम, एक परमाणु ऑक्सीजन और एक परमाणु हाइड्रोजन है। इन तीनों का परमाणु द्रव्यमान भी हमें ज्ञात होना चाहिए। पोटेशियम का एक परमाणु, उसका द्रव्यमान 39, ऑक्सीजन का एक परमाणु, उसका परमाणु द्रव्यमान 16 और हाइड्रोजन का एक परमाणु, तो इसका परमाणु द्रव्यमान 1। अब यदि हम इन तीनों तत्वों के परमाणुओं का द्रव्यमान जोड़ दें, पोटेशियम के एक परमाणु का, ऑक्सीजन के एक परमाणु का और हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान जोड़ें तो 39 + 16 + 1 बराबर 56 AMU मिलेगा। और यह 56 AMU पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH का आणविक द्रव्यमान होगा। इसी प्रकार यदि मान लें कि हमको कोई दूसरा यौगिक दिया गया, ग्लूकोज, हम सभी जानते हैं ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6 होता है। अर्थात इसमें कार्बन के 6 परमाणु, हाइड्रोजन के 12 परमाणु और ऑक्सीजन के 6 परमाणु उपस्थित हैं। इसका आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए कार्बन के परमाणु द्रव्यमान 12 में 6 का गुणा करेंगे, 12 × 6 = 72 होगा। हाइड्रोजन के परमाणु द्रव्यमान 1 में 12 का गुणा करेंगे तो 12 आएगा और ऑक्सीजन के परमाणु द्रव्यमान 16 में 6 का गुणा करेंगे तो 96 आएगा। इस प्रकार 12 × 6 धन 1 × 12 धन 16 × 6 बराबर 180 होगा। 72 + 12 और +96 जोड़ते हैं तो 180, अर्थात ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान 180 होगा। आ गई बात समझ में? के प्रश्नों का अच्छा अभ्यास हमें कर लेना चाहिए और अच्छी तैयारी के साथ हम पुनः अपनी परीक्षा में सम्मिलित होंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आज की कक्षा में आप सभी ने हमें धैर्य से सुना, इसके लिए सभी का धन्यवाद। नमस्कार। किशोर अवस्था संबंधित समस्याओं के परामर्श हेतु समर्पित उमंग किशोर हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 144225 पर संपर्क करें।